करों के लिए हित के लिए मुद्दा है। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट की बैठक थी, बैठक खत्म हो गई। कयास लगाया जा रहा था कि उस बैठक में लॉकडाउन में ढील देने के लिए कुछ ना कुछ अहम फैसला जरूर लिया जाएगा। व्यापारियों को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ अहम फैसला जरूर लिया जाएगा। होटल्स के लिए कुछ ना कुछ अहम फैसला जरूर लिया जाएगा। लोकल्स में जरूर आम आदमियों को प्रवेश करने की अनुमति देने पर विचार तो किया ही जाएगा। जो 50% की क्षमता बहुत सारे क्षेत्रों में अभी लॉकडाउन के कारण 50% के आंकड़ों से 50% की क्षमता से कार्यालय सब चल रहे हैं, उन सब की क्षमता को भी बढ़ाए जाने का कयास लगाया जा रहा था। लेकिन मीटिंग खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म हो चुकी है और चर्चा तक नहीं हुई इस बारे में। लगातार सब कह रहे थे, विपक्ष अगर सत्ताधारी पार्टियों के नेता की बात करें, प्रवक्ता की बात करें, तो लगातार सब कह रहे थे कि राज्य सरकार लोगों को, पब्लिक को राहत देने के बारे में इस बार गंभीर है। लोकल ट्रेन के बारे में इस बार गंभीर है। जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली है, उन लोगों के लिए लोकल ट्रेन खोल दी जाएगी। उन लोगों को लोकल में प्रवेश करने की इजाजत दे दी जाएगी। दुकान को रात तक शुरू करने की, 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। दुकान कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य होगा। होटल को रात 10 से 11 बजे तक खुलने की छूट दी जाएगी। होटल कर्मचारियों को भी वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा। ये सब जो राज्य सरकार अगर शर्त रखती तो सब मानने के लिए तैयार है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद फिर से एक बार आम जनता के हाथ में निराशा लगी। सिर्फ निराशा, सिर्फ अब इस वक्त सबके मन में जो थोड़ी सी आशा की किरण जगी थी कि राज्य सरकार की जो कैबिनेट की मंत्रिमंडल की जो आज बैठक हो रही है, उसमें जरूर राज्य सरकार आम जनता के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगी। लेकिन कुछ नहीं। व्यापारियों को राहत देने के बारे में कुछ बात नहीं की गई। आज का आखिर क्यों डिबेट इसी मुद्दे पर होगा कि कब जनता को लॉकडाउन से राहत मिलेगा। मुंबई में कोरोना के केसेस काफी हद तक नियंत्रण में आ गए हैं। 500 से कम के आंकड़े आ रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से, 500 से कम के आंकड़े। और वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी आंकड़े काफी हद तक कम हो गए हैं। दूसरी लहर का असर कम हो गया है। तीसरी लहर का हालांकि खतरा जरूर बना हुआ है, लेकिन अभी अगर सावधानी बरती जाए, सावधानियों के साथ सब कुछ को टप्पे टप्पे में खोला जाए, जैसे कि लगातार खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि सरकार चरणों में एक बार फिर से अनलॉक करने का फैसला लेगी, एक बार फिर से लोगों को राहत दिया जाएगा। लेकिन इस बार फिर से सरकार ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा दिया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को निराशा, एक बार और आशा की किरण जगाकर लोगों के मन में फिर से एक बार निराशा दिया है। हमारे साथ अभी भरत सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। पारसनाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, एनसीपी के नेता। और वही हमारे साथ रमेश गायकवाड़ जी जुड़ेंगे आज के इस डिबेट में। हम उन सभी पैनलिस्टों की राय जानेंगे कि आज जो ये फैसला लिया गया है वो जनता के हित में किस हद तक सही है, किस हद तक सही है। भरत सिंह जी, पहले मैं आपसे बात करूंगी। भरत सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में। मीटिंग थी राज्य सरकार की, आज कैबिनेट की बैठक ली गई थी। आपको भी पता होगा कि कैबिनेट की बैठक थी। अभी कुछ समय पहले वो बैठक खत्म हुई है। लगातार खबरें आ रही थी कि राज्य सरकार जरूर लॉकडाउन में ढील देने के बारे में बात करेगी, जनता को कुछ ना कुछ राहत जरूर दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जनता को ठेंगा दिखाया गया है। जनता के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, ना ही व्यापारियों को छूट देने के बारे में बात की गई है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी पार्टी है, आप सत्ताधारी, आप बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी भी सत्ता में है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आवाज जी दूसरे का बहुत आ रहा है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जो कह रही है कि सरकार के जो भी मीटिंग खत्म हुई मंत्रिमंडल की, उसमें विचार नहीं किया गया, तो शायद आपके पास ये गलत न्यूज है।
इस विषय पे भी चर्चा हुई, निर्बंध कम करने के लिए भी मतलब थोड़ा छूट देने के लिए। भरत सिंह जी चर्चा हुई लेकिन निर्णय नहीं लिया गया। सुनिए तो सही, उसी विषय पे आ रहा हूँ ना। चर्चा विषय सब हुआ है इसके ऊपर कि भाई कुछ छूट दिया जा सकता है कि नहीं, ट्रेनों में छूट दिया जा सकता है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना का जो प्रभाव है तो कहीं ऐसा न हो कि फिर से मुंबई में वो प्रभाव बढ़े और लोगों को फिर से एक बार तकलीफ आए। कैसे कैसे करके हम सेकेंड वे में अभी संभले हुए हैं, और अगर थोड़ा भी लापरवाही बरती जाती है तो उससे जनता की जान को धोखा हो सकता है। हम किसी भी कीमत पे जनता की जान के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। उनकी जान की रक्षा करना हमारी महाविकास आघाड़ी का और कांग्रेस का हमारा जो है एक निरंतर प्रयास है, और उस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमें जो है इस तरह से कड़क एक कड़क निर्णय लेना पड़ रहा है, जो कि इस समय लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। दुकान सबका बंद है, कुछ 4 बजे तक चालू रहता है, उसमें भी तकलीफ हो रहा है। लोकल ट्रेन से नहीं आने जाने की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है। ये सारा विषय हमारे सरकार को पता है, लेकिन फिर भी लोगों की जान तो बचानी पड़ेगी। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की लहरें आएंगी, कितनी लहरें आएंगी पता नहीं, कितने वेरिएंट्स आएंगे पता नहीं, तो कब तक लॉकडाउन का सहारा लिया जाएगा, कब तक आम जनता को मारा जाएगा। अब आम जनता अब कोरोना से नहीं डरती है, कोरोना का डर नहीं है आम जनता के मन में। अब आम जनता के मन में डर है इन प्रतिबंधों का, इन निर्बंधों का, और ये जो लॉकडाउन बार जो लगाया जा रहा है आम जनता के मन में अब चीज का डर है, भुखमरी का डर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कब तक लॉकडाउन के सहारे चलेगी सरकार? तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का इसमें प्राथमिकता ये होनी चाहिए, चाहे वो मेरी सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, लोगों की जान बचाना। वहाँ ये समझ में आ रहा है, हमारी सरकार को भी समझ में आता है, हमें भी पता है कि लोगों का व्यवसाय ठप पड़ा है, काम धंधा ठप पड़ा है, लेकिन फिर भी आप बताइए मैडम, अगर हम किसी की जान से खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। हेलो, आंदोलन करने वाले वही पार्टियों के नेता है। क्या जी? आंदोलन करने वाले वही पार्टियों के नेता है, आंदोलन में कोरोना नहीं होता। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो आंदोलन नेता कर रहे हैं इस तरह से बिना मास्क के कर रहे हैं तो उनको दंडित करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी के जो भी लोग आंदोलन करते हैं वो पूरा गाइडलाइन प्रोटोकॉल कोरोना का मानते हुए करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, तस्वीरें दिखाएं आपको? नहीं ऐसा नहीं, कुछ कार्यकर्ता हो सकता है, कुछ कार्यकर्ता ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जोश में आके जो है अपना मास्क निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जो है कोरोना काल में आप लोग पूरी तरह से जो कोरोना काल का प्रोटोकॉल है उसे मानिए, और जरूरत ना हो तो ज्यादा संख्या में एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि हम सबका प्रोटोकॉल मानना बहुत ही जरूरी है। प्रोटोकॉल सिर्फ भारत जी, प्रोटोकॉल सिर्फ सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाई है सिर्फ आम जनता के लिए बनाई है, नेताओं के लिए नहीं बनाई है। ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं ना, उससे ये साफ हो गया है। और सरकार जो बार बार ये लॉकडाउन का राग अलापती है और बार बार ये राग अलापती है कि उनको जनता की जान की फिक्र है, तो आंदोलन करना बंद कर दे। और कांग्रेस और एनसीपी की पार्टियां जो बार बार कहती है, कांग्रेस और एनसीपी की पार्टियां जो बार बार कहती है कि हम जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, निलंबन पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो जनता के हित के लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि लॉकडाउन खोल दिया जाए। भले ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ये मैं मानती हूँ, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन लॉकडाउन देखिए निशा जी, जनता की जान बचाने के एवज में अगर हमारी जान जाती है तो ये हमें मंजूर है, लेकिन हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन जनता की जान हम नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो इस समय मोर्चा पूरे मुंबई में हमारा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो बहुत जरूरी इसलिए जरूरी है कि इस समय जो महंगाई कमर तोड़ ये मोदी की सरकार ने लेके आई है, उसी के खिलाफ हम निकाल रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से गैस का भाव बढ़ा है, जिस तरह से पेट्रोल का भाव बढ़ा है, जिस तरह से खाद्य तेलों का भाव बढ़ा है, ये भाव अगर कम नहीं हुआ तो हम ऐसे भूखे मर जाएंगे, जनता हमारी भूखे मर जाएगी। और इसको रोकने के लिए हर तरह से हम जो है
केंद्र की सरकार पे दबाव लाना चाहते हैं और केंद्र की सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो आपने इस तरह से भूखमरी हमें दी है उसे कम करिए, उसे खत्म करिए, नहीं तो आने वाले समय में लोग भूखमरी से मर जाएंगे, बाकी तो दूसरा कुछ छोड़ दीजिए। जी रमेश गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरपीआई से। रमेश गायकवाड़ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी रमेश गायकवाड़ जी, अभी भरत सिंह जी ने कहा कि जो कांग्रेस की पार्टी, जो महाविकास अघाड़ी सरकार पार्टी या फिर जो आंदोलन कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके लिए आंदोलन करना बहुत जरूरी है। वहाँ लेकिन कोरोना नहीं फैलता, वहाँ लोग मास्क उतारे वहाँ चलता है, लेकिन लोगों को दुकान खुलेंगे तो वहाँ कोरोना फैलेगा। और मैं कहती हूँ, आप बताइए कि आप मेरे इस बात से कितना सहमत है कि महंगाई की मार लोगों को अभी इसीलिए इतनी ज्यादा लग रही है क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद है। अगर आप लोगों को काम धंधे पर जाने की इजाजत दोगे, काम धंधे लोगों के चालू कर दिए जाएंगे, ये जो लोकल ट्रेन बंद किए गए हैं उससे लोगों के जेबों पर असर नहीं पड़ रहा। जो लोग 200, 400, 500 में रोज सफर करते हैं उनसे लोगों की जेबों पर असर नहीं पड़ रहा है। रमेश गायकवाड़ जी बोलिए। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है? जी जी जी। ये महाराष्ट्र में जो कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना की सरकार है और उनके जो मंत्री है उन्होंने हर जगह सभा ली है, उद्घाटन किया है और इसके वजह से बहुत भारी भीड़ उन्होंने जमाई है जी। और वो भीड़ के कारण ही महाराष्ट्र में ज्यादा तौर पर कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है जी। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी मंत्रिमंडल में अभी बैठक हुई है, आज कैबिनेट की मंत्री बैठक थी और वो मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र में आने के लिए जो 2 डोज जिन्होंने लिया है ऐसे एरोप्लेन में उनको आने की परमिशन दी जाएगी जी। ऐसे केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है जी बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो बैठक हुई कैबिनेट की, तो कैबिनेट में जब बैठक हुई तो उसमें महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय तुरंत लेना चाहिए था कि जिन्होंने महाराष्ट्र में 2 डोज लिया है ऐसे लोगों को ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए परमिशन देना चाहिए। अभी देखो महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, आज ही उनका उचित निर्णय होना चाहिए था लेकिन महाराष्ट्र सरकार निर्णय कर नहीं पाई है। अगर महाराष्ट्र से बाहर जो आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं या दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, आउट ऑफ स्टेट में है, ऐसे लोगों को प्लेन से आने की अनुमति दी गई है। तो फिर महाराष्ट्र में और बम्बई में रहने वाले लोगों को जिन्होंने 2 डोज लिया है ऐसे को परमिशन क्यों नहीं दे रहे? ये हमारा उनको एक प्रश्न है। जी बिल्कुल सही प्रश्न है। जब एरोप्लेन में, हवाई जहाज में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को परमिशन दिया जा सकता है तो फिर लोकल ट्रेन में क्यों नहीं दिया जा सकता? हाँ, पारसनाथ जी जवाब दीजिए। इसका जवाब दो। जी भरत सिंह जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रमेश गायकवाड़ जी को ये समझ में आना चाहिए कि एविएशन किसके अंडर आता है? क्या वो राज्य सरकार के अंडर में आता है, क्या केंद्र सरकार के अंडर में आता है? अगर राज्य सरकार के अंडर में एयरपोर्ट आते हैं, एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी आती है तो फिर वो बात है। अब उनको जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए ये केंद्र की सरकार में केंद्र की पॉलिसी होती है। RT-PCR की जो बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार ने जो किया है वो उसको बंद करना चाहिए ना भाई। जब जो कोविड से ले लिया हुआ है तो उसको RT-PCR का क्या जरूरत है? उनको पहले नॉलेज होना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद भी तो कोरोना हो रहा है। वो तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन जो ये रमेश भाई कह रहे हैं कि ये तो मतलब राज्य सरकार का हमारी सरकार के ऊपर डाले, ये हमारी सरकार का लेना देना नहीं है, ये केंद्र सरकार का लेना देना है। हमारी सरकार से क्या इससे लेना देना? जी बोलिए बोलिए रमेश गायकवाड़ जी। आज की बैठक से जनता और व्यापारियों को कुछ राहत नहीं मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, राहत तो ये सरकार नहीं देगी। अभी वो केंद्र के ऊपर बोल रहे हैं। अभी भरत जी बोल रहे हैं क्या कोई मेरे को रमेश जी आपको पता होना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है केंद्र के अंडर में आती है। हाँ, वो मेरे को पता है, रेलवे सेंट्रल के अंदर। फिर ये तो आपके केंद्र की सरकार को चाहिए ना मेरे को करना। ये हमारी सरकार कैसे तय करेगी, राज्य सरकार कैसे तय करेगी? मुझे पता है कि रेलवे केंद्र सरकार के अंडर आती है
लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब दो डोज जिन्होंने लिया है ऐसे लोगों को प्लेन से आने के लिए और महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाती है, तो आपने महाराष्ट्र के सीएम, कल ही अपनी डिबेट हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तुरंत ये निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम केंद्र सरकार को सिफारिश करके ये 2 डोज लेने वाले को ट्रेन में प्रवास करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। वो निर्णय लेने में क्यों दिक्कत हो रही है? अभी राजेश, आप जो बात कर रहे हैं कि 2 इंजेक्शन जिसने लिया, जो 2 वैक्सीन जिसने लिया है, हाँ, उसको ट्रेन में अनुमति देनी चाहिए। तो एक चीज आप समझिए कि ये कैसे पता चलेगा कि 2 वैक्सीनेशन लोगों ने लिया है? अरे भाई, तो पता चलना चाहिए ना। सुनो, जिसने 2 डोज लिया है उनके पास ऐसे लोगों को ट्रेन में ट्रैवलिंग करने की परवानगी महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं ले रही है? आप 2 वैक्सीनेशन, अभी कैबिनेट की आज बैठक हुई है, आज कैबिनेट में निर्णय लेना चाहिए था, और दुकानदारों के बारे में भी निर्णय हुआ नहीं है। नहीं, आप एक चीज मुझे बताइए, 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद में तो लोगों को तकलीफ हुई है। कोई जनता को राहत नहीं मिली है आज की बैठक से, जबकि जनता इस बैठक पर काफी उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई थी। काफी कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कुछ ना कुछ राहत जरूर देगी राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार फिर जनता को निराश किया है। और दूसरी बात मैं कहना जीता जी, जनता के हित के लिए सरकार बैठी है, और जनता के हित की कैसे होनी चाहिए, जनता के हित के बारे में वो हमारी सरकार सही दिशा में कदम काम कर रही है। और आप इसका जरा भी टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी इस पर भी फैसला हो जाएगा, मगर जान बचाना हमारी सरकार का प्राथमिकता है, पहले हमें वो देखना है। ऊपर थोपने के लिए बैठी है भरत जी। भरत जी, हेलो जी बोलिए। गीता जी, बात सुना, आवाज आ रहा है? जी गीता वाले से ही जुड़ा हूँ जी। हाँ, तो मैं आज कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वो मंत्रिमंडल के बैठक में क्या निर्णय लिया गया? जो पहले से कोविड में निर्बंध लगाए गए थे, वही कायम रखे गए हैं। ना दुकान वाले को राहत मिली है, ना नौकरदारों को राहत मिली है, ना व्यापारों को राहत मिली है, ना कामगारों को राहत मिली है। कोई भी निर्णय महाराष्ट्र सरकार नहीं ले पा रही है। गीता जी, तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? गीता जी, महाराष्ट्र सरकार सिर्फ सारा दोष केंद्र सरकार पर डाल रही है। बोलिए भरत जी। अरे भाई, महाराष्ट्र में बारिश नहीं होगी बोलेंगे केंद्र सरकार ने बारिश नहीं कराई है। रमेश गायकवाड़ जी ये चाहते हैं कि हम जो है लोकल ट्रेनों को खोल दें, लोग उसमें भीड़ बढ़ाएं, लोगों की जान जाए, ताकि इनको राजनीति करने का मौका मिले। कि देखिए, राज्य सरकार ने सभी लोगों के जान से खिलवाड़ की है और लोगों की जान जा रही है, इसकी जवाबदारी पूरी राज्य सरकार की है। इनका मसला यही है कि हम जो है लोकल ट्रेन चालू करें और पूरा मार्केट चालू कर दें, ताकि को भीड़ भाड़ हो और उस भीड़ भाड़ से इनको राजनीति करने का मौका मिले। लेकिन रमेश भाई, आप क्या अभी फिक्र मत करिए, आपको ऐसा मौका हम देने वाले नहीं है। भरत जी, क्या अभी मार्केट्स में भीड़ नहीं हो रही है? क्या अभी लोकल ट्रेन में भीड़ नहीं हो रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी बोलिए। 2 वैक्सीनेशन वालों को अगर परमिशन देंगे, उस समय की स्थिति और परिस्थिति समझिए कि क्या स्थिति और परिस्थिति होगी और कैसे लोग संभलेंगे। ट्रांसफर करके डाला, उससे गाड़ी खपता था जाना। अब वहाँ गीता जी, रमेश गायकवाड़ जी और भरत सिंह जी, हम आपके पास आएंगे। अभी हमारे साथ पारसनाथ तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरे पारसनाथ जी, बोलिए। उन्होंने रेलवे चालू करने के लिए बहुत प्रयास किया है, उनको जरा बोलने दो। पारसनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, सब आ रहे, बोलिए। आपने बहुत प्रयास किया, पारसनाथ जी की भी सरकार नहीं सुन रही है। निकला। फिर से एक बार राज्य सरकार ने जनता को ठेंगा ही दिखाया है। हेलो जी पारसनाथ जी, आवाज आ रही है आपको?
मैं पूछना चाहता हूं विरोधियों से, उन्होंने रेलवे के लिए कितना, आम आदमियों के लिए कितना मोर्चा निकाला? देवेंद्र फडणवीस अपना दरेकर और आरपीआई वालों ने कितना मोर्चा निकाला? आम आदमियों के लिए कितना मोर्चा निकाला? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि व्यापारियों के लिए फिर व्यापारियों के हाथ में फिर एक बार निराशा ही लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है, आम आदमी को लेकर, लोकल में प्रवेश को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अभी मैं आप सबको उस बारे में बता रही थी, पाबंदियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बताया जा रहा था कि टप्पे टप्पे में, चरणों में एक बार फिर से महाराष्ट्र को अनलॉक की तरफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं, एक बार फिर से महाराष्ट्र की जनता के हाथ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ने निराशा ही दिया है। हम लौट जाते हैं पैनलिस्टों के पास। पारसनाथ तिवारी जी, कहिए। लेकिन काम करना अलग बात है, ट्वीट करना अलग बात है। पारसनाथ जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मैंने आपने कितना पत्र लिखा है सरकार को? कितना देवेंद्र फडणवीस ने कितना पत्र लिखा है? प्रवीण जायकर ने कितना पत्र लिखा है? केंद्र सरकार, केंद्र की रेलवे केंद्र की प्रॉपर्टी है ना, वो क्यों नहीं दखल देने? यात्री आम यात्री है, निजी यात्री है, गरीब यात्री होता है। आपके जंगी लीडरगिरी करते हो। मैं पार्टी में रह करके सरकार के खिलाफ लड़ सकता हूँ, आप विरोधी होकर के नहीं लड़ सकते हो क्या? आप केवल टीवी पे खिलाफ दे, बोलिए रमेश गायकवाड़ जी। टीवी पे खिलाफ दे। आपने कितना आपने कितना निजाम किया? अब बताओ, हमको आम आदमियों के लिए मराठा अपना वोट पक्का करने के लिए हम लोग पढ़ने को तैयार होंगे, और आम आदमी के लिए जी मैं पारसनाथ जी को जवाब देता हूँ। क्या सुनो मैं आप हमको बताइए, विरोधी पक्ष ने कितना आम यात्री के लिए क्या किया? बोलिए रमेश गायकवाड़ जी, क्या किया आम यात्री के लिए? विरोधी पक्ष क्या किया है? पारसनाथ जी, रमेश गायकवाड़ जी से जवाब ले लेते हैं आपका। पारसनाथ जी जरा सुनो। पब्लिक सब जान रही है, जनता सब सुन रही है, सब जान रही, सब देख रही है, दुख नहीं है। पारसनाथ जी रमेश गायकवाड़ जी यहाँ पर है, आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। रमेश गायकवाड़ जी बोलिए। पारसनाथ जी जरा सुनो। पारसनाथ जी भी लगता है बेहद खफा है आज जो राज्य सरकार की जो मीटिंग का जो निर्देश निकला है, जो निर्णय आया है बाहर, इससे पारसनाथ जी भी लगता है बेहद खफा है निर्णय से। जरा पारसनाथ जी को, पारसनाथ जी शांत हो जाइए। पारसनाथ जी, रमेश गायकवाड़ जी यहीं पर है, रमेश गायकवाड़ जी से जवाब मांग लेते हैं आपका। रमेश गायकवाड़ जी बोलिए। पारसनाथ जी जरा सुनो। आप कल सीना पीट कर कह रहे थे कि हमने ट्रेन शुरू करने के लिए मैंने मेल भेजा है, पत्र भेजा है, लेकिन आज क्या आपकी सरकार सो गई? कब केंद्र सरकार करेगी तो क्या महाराष्ट्र की सरकार भजिया चलेगी? और हमने जो आश्वासन दिया है सब केंद्र सरकार करेगी तो क्या महाराष्ट्र की सरकार भजिया चलेगी? तिवारी जी, क्या करेंगे? हर चीज सरकार पर डालती है बस। गीता जी, रमेश भाई की बातों का जवाब मैं दूं? दीजिए भरत सिंह जी। देखिए पारस भाई 2 मिनट रुकिए। आपके ही साथी है, भरत सिंह जी से जवाब देते हैं। मैं गीता जी ये कह रहा था कि जिस तरह से रमेश भाई कह रहे हैं कि क्या केंद्र की सरकार सब करेगी तो राज्य की सरकार भजिया चलेगी? नहीं साहब, हम भजिया नहीं चल सकते हैं। हम पढ़े लिखों को भजिया चलाई नहीं करवा सकते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहे थे कि भाई पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भजिया भी चल सकते हैं, तो माफ करिएगा, आपके देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भजिया चले, नहीं तो सरकार हम महाराष्ट्र के लोगों से भजिया नहीं चलवाएंगे। जो पढ़े लिखे
शिक्षित लोग हैं उनको अच्छी अच्छी नौकरी देंगे। और रही बात है ना कि आप पारस साहब जी से पूछो कि आपकी सरकार, हमारी यानी कि सरकार है और मजबूती के साथ चल रही है। आपकी सरकार जो है, आपकी सरकार जो है ना, पहले ये क्लियर करे कि जो वैक्सीनेशन के दावा किया था कि 6 महीने में जो है इसका ट्रायल चल रहा है, तो क्या ये 6 महीने के बाद में फिर से दूसरी वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी? दूसरा सवाल मेरा भाजपा रमेश भाई आपसे ये है, क्या आपकी सरकार इस वैक्सीनेशन पे पूरा भरोसा करती है? तीसरा सवाल मेरा है, अगर वैक्सीनेशन पे भरोसा है तो एयरपोर्ट पे जो आने वाले यात्री है उनका फिर से एनटीपीसीआर वो क्यों करवा रही है? अगर आपकी सरकार को भरोसा नहीं है, केंद्र की सरकार को भरोसा नहीं है, तो हम ये कैसे भरोसा कर ले कि नहीं 2 इंजेक्शन लेने के बाद में भी कोरोना नहीं होगा और लोगों को हम ट्रेन खोल दे जो है लोकल ट्रेन आने जाने के लिए? और पहले आप तो भरोसा जताइए, आपकी केंद्र की सरकार भरोसा जताए, उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि मैं कब ट्रेन चालू करूँ। गीता जी, मैं जरा इनका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। हाँ, तो अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि भाई हम लोगों को रोजगार देने वाले हैं, तो मुझे उनसे पूछना है कि कोरोना काल में 2 साल में जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी राजेश टोपे जी का बयान आप सुनो, वो अभी कह रहे हैं कि 1000 डॉक्टर को हम भर्ती करने वाले हैं। तो 2 साल में तो आपकी सरकार बढ़िया ही चल रही थी, डॉक्टर है, नर्स है, अभी तक तो कुछ इसका जवाब देता हूँ मैं। और अभी जब तीसरी लाख आने वाली है, गीता जी मैं इसका जवाब देता हूँ। बोल रहे हैं कि हम लोग आरोग्य खाता में भर्ती करने वाले हैं, तो आज तक 2 साल में आपकी सरकार क्या कर रही है? ना नर्स की भर्ती की, ना डॉक्टर की, ना कंपाउंडर की। अरे भाई, आप तो रोजगार नहीं दे रहे हो, लेकिन रोजगार के नाम के ऊपर कितने लोग कोरोना सेंटर में जल के मरे और उनको पूछा गया कि भाई क्यों मरे, तो आप बोल रहे हैं कि भाई इधर स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो मैं रमेश भाई एक चीज याद रखिए कि आपके जो आका है देश के प्रधानमंत्री, आपके जो आका है ना देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोग मतलब शिक्षित, अरे भाई महाराज रोजगार के अंदर जो भी आता है, आप 2 करोड़ तो छोड़िए, 10 करोड़ लोगों की नौकरी खा गए। आपकी सरकार 10 करोड़ लोगों की हर साल नौकरी खा रही है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाला व्यक्ति आज हमसे ये पूछ रहा है कि आपने कोरोना काल में कितने लोगों को नौकरी दिया। मालिक आप बताइए मुझे कि आपकी सरकार, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, आपके जो मंत्री है आठवले साहब जो आपके मंत्री है केंद्र में बैठे हैं, कितने लोगों के लिए आवाज उठाई, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया? क्यों आठवले साहब आवाज नहीं उठाते हैं? आठवले साहब को बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र में इतने लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दीजिए। क्यों नहीं वो केंद्र की सरकार पे जो है उंगली उठाते हैं? कहिए कि वहाँ पे केंद्र में जो बैठे हैं तो कम से कम आवाज उठाए लोगों के लिए, कोरोना जनता के लिए। जो महामारी के बारे में बात करो, महामारी जो फैल चुकी है, लोगों की जान बचाने के लिए आप लोग बैठे हैं। केंद्र में सहभागी है, सहपाठी है, तो केंद्र में सिर्फ मलाई खाने के लिए बैठे हैं। अरे जनता के लिए काम करिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए आठवले साहब को बोलिए कम से कम लोगों को नौकरी तो दिलाए। अरे 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, 10 करोड़ नौकरी खा गए आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप महामारी में लोगों का बचाने का काम करो, अभी राजनीति मत करो। हमने पूछा तो बीमारी आ गई, और आपने ये बात हमसे पूछे तो बीमारी आ गई है। आप पूछे तो बीमारी है और हमने पूछा तो महामारी। महामारी ये पूरे देश पे नहीं है, पूरे विश्व पे ये महामारी चल रही है। और आप एक चीज बता दूं कि आपको रमेश भाई, आप मेरे अच्छे मित्र हो, रमेश भाई आप मेरे अच्छे मित्र हो, आपकी सरकार में, आप सरकार ने 2 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? आठवले साहब को बोलिए, हम नहीं बोले कि भाई कोई कंपनी में रोजगार दो, लेकिन जो मजाक कर रहे हैं आरोग्य खाता है, ऐसे लोगों को तो नौकरी देनी चाहिए। कितने नर्स घर में बैठे, डॉक्टर लोग बैठे, ये सरकार उन लोगों को नहीं ले रही है, और जो लोग हैं उनको भी निकाल दे रही है।
ये बेरोजगार कर रही है सरकार, और जो महामारी में लोगों का जान बचाना चाहिए। बेरोजगारी की भर्ती करूंगा तो भाई 2 साल क्या कर रहे थे? समझ गए? सुनिए गीता जी, जीडीपी का मतलब समझे? पूरी देश की जनता जीडीपी का मतलब ही नहीं समझेगी। जीडीपी का मतलब ये था डीजल, पेट्रोल, समझिए आप, जो है मतलब बढ़ाना था। उन्होंने सही कहा है, केंद्र की सरकार ने आज जो जीडीपी बढ़ाया है ना, डीजल, पेट्रोल और उसके बाद में और एक है, ये जो बढ़ाया है ना, तो ये बराबर देश की जनता नहीं समझ पाई, ये हमारे रमेश भाई नहीं समझ पाए, आठवें सवाल नहीं समझ पाए कि जीडीपी तो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, और कितना बढ़ाएंगे? 160 पेट्रोल कर दिए, 100 रुपए जो डीजल कर दिए, अब और कितना बढ़ाएंगे? जब भी जनता की बात आती है आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं आता। मुद्दे पर बात कीजिए। पारसनाथ जी आप बताइए। पारसनाथ जी, जनता के लिए काम कर रही है और काम करती रहेगी। भरत सिंह जी, रमेश गायकवाड़ जी 2 मिनट पारसनाथ जी से भी कुछ सवाल कर लेते हैं। पारसनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन लीजिए, इनको मैं कामरेदार से पूछना चाहता हूँ। पहले मेरा सवाल पारसनाथ जी सुन भी लिया कीजिए। महाराष्ट्र सरकार को डिस्टर्ब कर रही है। पारसनाथ जी सुनिए, अभी भरत सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी सरकार जो भी आंदोलन कर रही है वो जनता के हित के लिए कर रही है, भाजपा के जैसे निलंबन के लिए नहीं कर रही है। तो इस सरकार को आंदोलन से समस्या नहीं है, पर आम जनता के लोकल में जाने से परेशानी है। बोलिए। अगर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, प्रतिबंधों के साथ ही खोला जाए, हम ये नहीं कह रहे पूरा खोला जाए, प्रोटोकॉल्स का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन लोकल्स को खोलने में क्या परेशानी है? आंदोलन करने में आप लोगों को परेशानी नहीं है। अगर लोकल खोल दिया जाए तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद कमाएगी, खुद खाएगी। अरे भाई, सरकार उनकी है, आंदोलन वही कर रहे हैं। बिल्कुल। पारसनाथ जी बोलिए। पहले सुनने की आदत है। निर्णय लीजिए, आप सरकार में है। पारसनाथ जी, रमेश गायकवाड़ जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। पारसनाथ जी का सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। बोलिए पारसनाथ जी। सुन रहा हूँ। सुनने की आदत डालिए। आम जनता पेट्रोल नहीं वापर रही है, आम जनता डीजल नहीं वापर रही है, आम जनता गैस नहीं वापर रही है, आम जनता खाने का तेल नहीं वापर रही है, आम जनता जो है और सामान नहीं वापर रही है। ये महंगाई कहाँ जा रही है? ये राज्य सरकार में आ रही है। ये जिसमें आपके अकेले मंत्री है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी रखा करके जा रहे हैं। ये पारसनाथ जी, आपकी आवाज बराबर सुनाई नहीं दे रही है, बस इतना पता चल रहा है कि आप चिल्ला रहे हो। ये भारत में काम करते हैं, आप विरोधी पक्ष में कितना बच्चा निकाला? हेलो, दारू की दुकानें चालू है, कपड़े की दुकानें बंद है। भरत सिंह जी एक बात बताइए। पारसनाथ जी, भरत सिंह जी एक बात बताइए। विरोधी बोलिए, पूछिए। जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, क्या घर बैठकर जनता का पेट भरेगा? पहले आवाज क्लियर नहीं आ रही, पहले आवाज कम करिए सबका। विरोधी पक्ष का मतलब क्या है? कौन सी आवाज उठाए? पारसनाथ तिवारी जी बोलिए जी। महाविकास आघाड़ी सरकार मैं जितने एक करके बोलिए सर, एक करके बोलिए। हाथ जोड़कर विनंती है, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ। पारस भाई 2 मिनट रुकिए जरा। भरत सिंह जी, आप बोलिए। भरत सिंह जी आपके पार्टी के ही है, आपकी बात सुनेंगे वो। दुकानें शुरू है। आप हमको बताइए, जितने लोग बैठे हैं, आम जनता पेट्रोल नहीं बढ़ाती क्या? आम जनता डीजल नहीं बढ़ाती क्या? आम जनता बोलेगा तो क्लियर समझ में आएगा भाई। आज पारसनाथ जी आज रेशन का 70 का जो चीज हो गया, ये लोग बैठे हैं, ये लोग जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? गीता जी
जी मैं सवाल कर लूं पारसनाथ जी। गीता जी हेलो हेलो सरकार को डिस्टर्ब करते रहोगे। राज्य की जनता मूर्ख नहीं है। हाँ बोलो ना सब। राज्य की जनता मूर्ख नहीं है। चालू है पारस भाई बिल्कुल मूर्ख नहीं है राज्य की जनता। पारसनाथ जी मैं बोल रहा हूँ हेलो। दारू के दुकानें चालू है और किराना माल की दुकानें बंद है। बिल्कुल व्यापारी कपड़े की दुकानें बंद है और दारू की दुकानें चालू है। तो ये पक्षपात क्यों चाहिए? सरकार को खाली मसूल चाहिए। लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं सरकार से। एक सवाल भरत सिंह जी, एक सवाल आपसे है रमेश गायकवाड़ जी, पारसनाथ जी। भरत सिंह जी से मेरा एक सवाल है। भरत सिंह जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो रमेश गायकवाड़ जी पहले तो एक जन से आप क्वेश्चन करिए, पूछिए और आंसर लीजिए। सर मैं वही कह रही हूँ कि एक एक करके बोलिए, किसी की आवाज नहीं सुनाई मैं बार बार तो कह रहा हूँ। जी पारसनाथ जी 2 मिनट शांत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास। ये मेरा सवाल रमेश गायकवाड़ जी से है। रमेश गायकवाड़ जी हेलो रमेश गायकवाड़ जी आपको आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। रमेश अच्छा एक बात बताइए भरत सिंह जी। अरे कौन बीच में बोल रहे हैं भाई? भरत सिंह जी, हेलो भरत सिंह जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूछिए। जी आप कह रहे हैं कि आप आम जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। भाजपा के जैसे आपने निलंबन के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, आप पेट्रोल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, गैस की महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या गरीब जनता का घर पर बैठकर पेट भरेगा? देखिए गीता जी, हमारे आंदोलन में और भाजपा के आंदोलन में फर्क में समझा जाता है। हमारा आंदोलन जो है वो देश की जनता के जो ऊपर कमर तोड़ महंगाई लाद दी गई है उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो गैस हो गया, चाहे वो पेट्रोल हो गया, चाहे वो खाद्यान्न तेल हो गया, जितनी भी चीज है महंगाई के खिलाफ हमारा जो है देश केंद्र के खिलाफ हमारा आंदोलन है। और भाजपा का आंदोलन देखिए किसके खिलाफ है? इनके विधायकों को निलंबित कर दिया गया, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये नहीं जनता के लिए आंदोलन करते हैं ना, जो है ये देश या मुंबई की जनता के इश्यूज में। इनसे पूछिए इन्होंने मेट्रो अगर लोकल ट्रेन नहीं चालू हुई तो कितना बार आंदोलन किया? इनसे पूछिए कि ये फीस क्यों चिल्लाते हैं, फीस नहीं बढ़ी तो कितना बार आंदोलन किया? इनसे पूछिए कि जो है लाइट पे इन्होंने कितना आंदोलन किया। देखिए भाजपा का दोहरा चाल और चरित्र आपको समझ में आना चाहिए। ये इनके हाथी के दो दांत जिस तरह से होते हैं खाने के और दिखाने के, भाजपा के उसी तरह से दो दांत है खाने के और दिखाने के। इनके घर के अंदर ही जो है इस समय गहमागहमी मारामारी चल रही है। पंकजा मुंडे ताई एक तरफ जो है तीर कमान बांध लेके एकदम तैयार है, कब चला देंगी भाजपा के ऊपर पता नहीं चलेगा। इनकी तो आपस में ही नहीं पड़ रही है, इनकी ये हालत है और ये उंगली उठाएंगे हमारे ऊपर। मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि देश की जनता समझ नहीं पाई थी कि जीडीपी बढ़ रही है कि घट रही है। बार बार लोग बोलते हैं जीडीपी घट रही है, मैं कहता हूँ कि देश में जीडीपी बढ़ रही है। वो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि जीडीपी क्या हुआ कि भाई जी मतलब गैस और डी मतलब डीजल और डी मतलब हो गया पेट्रोल। जी बिल्कुल गैस पेट्रोल और आज देखिए आज गैस भी कितना 2.5 रुपया बढ़ गया। तो कहाँ भी ये बताइए मुझे भाजपा ने कहाँ कमी किया है इस देश के जीडीपी को गिराने के लिए? अब जीडीपी तो बढ़ा ही रही है भाजपा। तो मैं तो भाजपा को ये तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने देश को इतना तरक्की मिला है जो 70 साल में हम नहीं कर सके, वो आप लोग 60 सालों में कर दिया। 60 सालों में देश की जनता को आपने रोड पे ला दिया, नौजवानों को आपने रोड पे ला दिया। आज कोई भी एक नौजवान से पूछिए नौकरी के लिए तो नौकरी उसके पास नहीं है, काम धंधा नहीं है। रमेश गायकवाड़ जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, तो रमेश गायकवाड़ जी एक बात बताइए। हाँ, दुकान तो 4 बजे के बाद भी खुले ही रहते हैं, सही बात है? पाबंदियां हैं फिर भी 4 बजे के बाद दुकानें खुली नजर आती हैं, तो क्या पाबंदियां अवैध वसूली के लिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि पुलिस वाले या फिर बीएमसी के कर्मचारी अवैध वसूली करें, 4 बजे तक के बाद भी दुकान खोली जाए? तो किस तरीके की पाबंदियां हैं ये समझ नहीं आती यहाँ पर।
कम हो रही है, कहाँ कम हो रही है? इधर आज जीडीपी का मतलब बताया मैंने। रमेश गायकवाड़ जी, रमेश गायकवाड़ जी, भरत सिंह जी शांत हो जाइए। रमेश गायकवाड़ जी बोलिए। ना नहीं बढ़ी है। जी मतलब गैस आज 2.5 रुपया गैस का बढ़ गया। जी मतलब डीजल। रमेश गायकवाड़ जी, भरत सिंह जी, तो पढ़ा ही हाँ बोलिए बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है रमेश गायकवाड़ जी? हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन वो बीच में चालू है, जरा बंद कराओ। भरत सिंह जी शांत हो जाइए। भरत सिंह जी आपकी आवाज आ रही है, आप शांत हो जाइए। रमेश गायकवाड़ जी से मैं बात करना चाहती हूँ। हेलो रमेश गायकवाड़ जी बताइए, दुकान तो 4 बजे के बाद भी खुले रह रहे हैं। हेलो हेलो, रमेश गायकवाड़ जी, हाँ दुकान 4 बजे के बाद भी खुले रहते हैं। अभी लेवल 3 की पाबंदियां हैं, जिसके तहत 4 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाजत है। सही बात? हाँ तो गीता जी सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। रमेश गायकवाड़ जी, वाइन की रमेश दुकान गायकवाड़ है, जी, वाइन के दुकानों को खोलने की अनुमति महाराष्ट्र सरकार दे रही है, और किराना माल हो, कपड़े के दुकान हो, जो लोगों को अन्न वस्त्र निवारा देने वाली दुकानें हैं, उनको 4 बजे बंद करने के आदेश निकाल रही है सरकार। लेकिन 4 बजे तो तक दारू हो रहे बेचने के हैं। लिए खुलेआम बेच रही है, और जो लोगों को पेट भरने के लिए अनाज लगता है, ऐसे दुकानें बंद कर रही है। तो ये सरकार का कौन सा नतीजा है, ये हमको कुछ मालूम नहीं गिरा। और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस के नेता पेट्रोल डीजल के बारे में बिल्कुल जवाब दीजिएगा, पहले पेट्रोल रमेश गायकवाड़ डीजल जी के का बारे सुन में लेते जो हैं। आंदोलन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का थोड़ा जो टैक्स लगता है, वो थोड़ा अगर कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीजल और पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। अब इसका लेकिन जवाब दे दूं मैं महाराष्ट्र गीता सरकार जी? टैक्सेस में कम नहीं बहुत करेगी। अच्छा बात रमेश भाई आपने बहुत अच्छी बात बोला, इसका जवाब मैं दे दूं? भरत जी, देखिए आप कह रहे हैं कि राज्य की सरकार कम कर देगी। हाँ कम कर देंगे हम। पहले आप तो कम करिए। केंद्र की सरकार जो 46% केंद्र ने ले रही है, 280% जो टैक्स इस समय आप ले रहे हो, पहले आप टैक्स कम कर दो, उसके बाद हम तो टैक्स कम करेंगे ही। हम तो कह रहे हैं कि हम कम करें, पहले आप तो कम करो। आप मलाई खाने के लिए बैठे हो। सुनिए, मलाई मिठाई बाद में खिलाइएगा। आपको कैसे बैरल पेट्रोल आज की तारीख में मिल रहा है? अरे हमारी सरकार थी, $120 प्रति बैरल हम पेट्रोल लेते थे, उसके बाद भी 72 के ऊपर हमारा जो है आंकड़ा नहीं गया। आप 68 बैरल में आज प्रति डॉलर ले रहे हैं, उसके बाद में 107 रुपया देश में पेट्रोल कर दिए, 100 रुपया डीजल करके देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि राज्य की सरकार जो है टैक्सेस कम करे। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। देश की जनता को लूटते हुए, देश की जनता को आप लोग जो जिस तरह से लूटा है ना, देश की जनता आने वाले समय में आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। रमेश भाई इस चीज का याद रखिएगा। 2024 में आपको देश की जनता आपकी जगह दिखा देगी। अच्छा रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश गायकवाड़ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे एक सवाल का जवाब कि ये दीजिए आने वाले चुनाव में रमेश गायकवाड़ कांग्रेस और शिवसेना राष्ट्रवादी को जगह जनता बता देगी। ये महामारी में कितने लोग इन्होंने मार डाले, रमेश गायकवाड़ जी, हॉस्पिटल में आग लगा दी। महाराष्ट्र की जनता नहीं, पूरे देश की जनता। देश में जो क्या हो रहा है आपको पता ही है। यही दिक्कत है पॉलिटिशियंस की, एक दूसरे से लड़ने में लग जाते हैं, आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। पूरे देश में वही होगा कि कोई निर्णय नहीं निकलेगा। परिस्थिति होगी, आपको देश की जनता आपको जगह बता देगी। अरे देश की जनता जगह आपको नहीं पता। लड़ लीजिए आप लोग, लड़ लीजिए। इसका इंतजार कर रही है और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश को आज भी मोदी की जरूरत मुद्दे है। पर बात कीजिए ना आप लोग। मजबूत सरकार की जरूरत है देश को। आप लोग एक दूसरे से लड़ते ही रह जाएंगे और यहाँ जनता बीच में पिसेगी। देखिए इसके लिए पूरे देश की जनता मोदी साहब के पीछे है, आदित्य साहब के पीछे है। मजबूत सरकार नहीं है, 70 साल में रमेश भाई मजबूर सरकार नहीं, आपकी मजबूर सरकार है। मजबूर सरकार न होती तो आपके 12 मंत्रियों को आप हटाते नहीं। आप ये बताइए कि उन मंत्रियों ने काम किया था कि नहीं किया था। आप सार्वजनिक मंच पे देश के प्रधानमंत्री आके ये घोषणा करें क्या इन मंत्रियों ने हरामखोरी की थी, इन मंत्रियों ने मुद्दे पर बात कीजिए। रमेश गायकवाड़ जी, भरत सिंह जी, मुद्दे को मत भटकाइए। अगर उन्होंने काम नहीं किया था तो उसका
जिम्मेदारी किसका होता है? सारी जिम्मेदारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसमें खाता अदली बदली किया गया है, लेकिन मुझे जवाब दो। गायकवाड़ जी, भरत सिंह जी मुद्दे पर आ जाइए, आप लोग से हाथ जोड़कर विनंती है। करोड़ रुपया वसूलने के चक्कर में अंदर गए, उसका क्या करोगे? 12 मंत्रियों को आप लोग ने निकाला है। यही कारण है कि जनता का नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। मैनेजमेंट खुद संभाल रहे थे, तो इन मंत्रियों के ऊपर रमेश गायकवाड़ जी, भरत सिंह जी, आज किस चीज पर हम डिबेट कर रहे हैं? 12 मंत्रियों की बनी ली है क्या? ये सार्वजनिक करेंगे? हद है, इसीलिए आप लोगों की इस हरकत की वजह से जनता भुगतती है। 9 बजे आएंगे कि 7 बजे आएंगे, आगे बताएंगे क्या कि भाई और बहनों, हमने 12 मंत्रियों की बलि ले ली है क्योंकि मैंने काम नहीं किया और मैं किस मुंह से आपको बताता, इसलिए हमने जो है अपने सहयोगी मंत्रियों की बलि ले ली। भरत सिंह जी, रमेश गायकवाड़ जी, डिबेट का समय समाप्त हो रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आप दोनों उस चीज का मुझे जवाब दीजिए। 12 मंत्रियों को आपने निकाला है, जो भी मंत्री काम नहीं करेगा उसको निकाला जाएगा। आवाज बंद कर दीजिए दोनों की। बैठ के आप चैनल पे बैठ के झूठा मत बोलिए। भरत सिंह जी, रमेश गायकवाड़ जी, आज मैं उसका जवाब देता हूँ। जो मंत्री काम नहीं करेगा उसको निकाला जाएगा, और इनकी वजह से जो निर्णय लेने में हमारे देश के पंत प्रधानमंत्री एकदम मजबूत है, और जो काम नहीं करेगा उसको तो बैठना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, महाराष्ट्र में आने देश के प्रधानमंत्री मजबूत है कि मजबूर है? 12 मंत्रियों को निकाला है तो बताए एक बार आके। 100 कोटी रुपया वसूलने के चक्कर में अंदर जा रहे हैं। अरे भरत सिंह जी, रमेश भाई, भरत सिंह जी, रमेश गायकवाड़ जी, आप लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? 12 मंत्रियों की मीटिंग करके ये कहा है कि आप लोग कोई मत लीजिए, किसी को मैं आपको 12 मंत्री लोगों ने, सुनो मेरी बात 2 मिनट, 1 ही मिनट में आपको जवाब देता हूँ। 12 मंत्री को रुको, फोन वापस सुनने। भरत सिंह जी, जितने काम नहीं किया है ऐसे लोगों को अगर बिठाया है तो मोदी जी का वो अच्छा निर्णय है। मोदी जी को काम शांत, ये निर्णय, ये बात, ये मुद्दा नहीं हो रहा है। काम नहीं किया था, चुनाव में जरूर भुगतेंगे इस बार सभी पार्टियां। मंत्री लोग को बदला गया है, इसको राजीनामा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का तो नाक चले गया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री है, 100 करोड़ रुपया वसूलने के चक्कर में पारसनाथ तिवारी जी, मंत्री जेल में जा रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार से नौबत नहीं आई है। मंत्रिमंडल को आप बचाओ। रमेश गायकवाड़ जी, हमारा कोई मंत्री जेल में नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी ईडी सीबीआई महाराष्ट्र सरकार के मंत्री बहुत अंदर जाने वाले हैं, उनको आप लोग राजनीति ही करते रह जाइए, आप लोग। वो काम ही नहीं किए। 100 करोड़ जो है पेमेंट फडणवीस आपकी सरकार थी, उस समय 100 करोड़ के हिसाब से जो ले रहे थे, 5 साल 6 साल जो सरकार चलाए थे, आपकी सरकार में कितने पैसे लिए आपके मंत्रियों ने? हमारे सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर हुआ नहीं है। अरे भाई आप बताइए मुझे, परमवीर सिंह का जब इंक्वायरी होगा तो बताएंगे ना वो कि परमवीर सिंह को कितना दिया था, कि किसको कितना दिया था, वो बताएंगे। वापस से इन लोगों को कृपया करके फोन पर जोड़ा जाए, क्योंकि शायद इन लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और मुद्दे से भटक कर यही दिक्कत है राजनीतिक पार्टियों की कि ये लोग जनता के बारे में नहीं सोचते, एक दूसरे पर खाली आरोप और प्रत्यारोप करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से जनता पिसती है। सिर्फ और सिर्फ इस सब चीज का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, इन सभी चीजों का खामियाजा। आज मंत्रिमंडल की बैठक थी, सभी की उस पर नजर टिकी हुई थी। हर जनता के मन में, हर मुंबईकरों के मन में, हर महाराष्ट्र वासियों के मन में कुछ न कुछ उम्मीद की किरण थी, उम्मीद की किरण बनकर नजर आई थी। लेकिन मीटिंग जब समाप्त हुई तो एक बार फिर से जनता को निराश किया गया, और ये पार्टियां उम्मीद करती है कि जनता इलेक्शंस के टाइम पर इन्हें वोट देंगी। अभी आपने देखा सबसे बड़ा उदाहरण, हमारा डिबेट आज किस चीज पर है? मुद्दे को भटकाना जानते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना जानते हैं। हवाई जहाज से आने के लिए आपको RT-PCR नहीं लगेगा, हवाई जहाज में पूरी छूट दे दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन पर कोई विचार नहीं किया गया है। पेट्रोल और डीजल के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अरे आप लोकल ट्रेन छोड़ दो, पेट्रोल और डीजल के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, खोल दो लोकल ट्रेन।
कल प्रवीण दरेकर ने कहा था कि उनकी सीएम उद्धव ठाकरे से बात हुई है और सीएम उद्धव ठाकरे इस बार लोकल को लेकर गंभीर है, और वो कितने गंभीर है वो आज की मीटिंग में पता चल गया, आज की बैठक में पता चल गया। जो वैक्सीन लेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, छूट दी जाएगी। अरे वैक्सीन उपलब्ध कराइए आप लोग, वैक्सीन नहीं है लोगों के पास, टीकाकरण केंद्र ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़ा हुआ है, और आप लोग कहते हैं कि दिसंबर तक सभी का टीकाकरण हो जाएगा। कहां से होगा टीकाकरण? मुद्दे को भटकाना जानते हैं बस। रमेश गायकवाड़ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी सर, हमारा डिबेट आज जनता के लिए है कि कोई मीटिंग नहीं ली गई है। आप लोग एक बार फिर से मंत्रियों के ऊपर आ गए, एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आ गए। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार ने आज के बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। अभी आज निर्णय, आप जरा न्यूज देखो, न्यूज में शरद पवार की न्यूज चल रही है और नाना पटोले को उन्होंने, नाना पटोले के ऊपर शरद पवार भड़क गए हैं। नाना पटोले जी कांग्रेस बोल रही है कि हम स्वयं लड़ेंगे, किसी के साथ यूपी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार है, ये सरकार फेल हो चुकी है, नाकामयाब सरकार है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उचार रही है। ये सरकार को लोगों का कुछ नहीं पड़ा है। ये लॉकडाउन में काम करने के लिए ये सरकार फेल हो चुकी है। ट्रेन चालू करने में ये सरकार फेल हो चुकी है। मुंबई शहर और महाराष्ट्र के लोगों को राहत दिलाने में ये सरकार फेल हो चुकी है। रमेश गायकवाड़ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो मेरा एक सवाल है सर, कब से मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। दुकान तो 4 बजे के बाद भी खुले रहते हैं। अभी लेवल 3 की पाबंदियां है महाराष्ट्र में, 4 बजे के बाद भी आप देखेंगे दुकानें खुली नजर आएंगी। तो क्या पाबंदियां अवैध वसूली के लिए आगे बढ़ाई जा रही है ताकि अवैध वसूली की जा सके, अवैध वसूली जारी रहे? अरे चालू करके दुकान चालू रखेंगे तो ये पुलिस वाले आके फाइन मार देंगे। अवैध वसूली दुकान अवैध वसूली तो होगी, रहते हैं, लेकिन कोई अवैध वसूली होगी। गीता जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये महामारी में इतने लोग मजबूर हो गए हैं, फिर भी मुंबई के महानगर पालिका ने जिसके मुंह से मास्क निकल गया या किसी ने निकाला, ऐसे लोगों को दंड मारकर 50 लाख रुपया महाराष्ट्र ये महानगर पालिका ने अपने तिजोरी में डाला। ये महाराष्ट्र की सरकार और महानगर पालिका लोगों को मार रही है, ये लोगों को जिंदा जला रही है, और ये लोगों का उसको कोई हित पड़ा नहीं। अभी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तीसरी लाट जो बोल रहे हैं, तीसरा यू जो आने वाला है, अभी 5-6 महीने में मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, और इसके वजह से ये महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन का खेल खेल रही है, बल्कि विरोधी पार्टियों को काम करने को चांस नहीं मिले, और ऐसे 5-6 महीना निकाल कर ये मुंबई और महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ये लॉकडाउन का लोगों के साथ में खेल कर रही है और उनका खाना खराब कर रही है। जनता जितनी त्रस्त है, मुंबई का जितने त्रस्त है, तो आप उम्मीद करते हैं जब आप जनता के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि वोट देने के टाइम पर जनता आपको चुनेगी? नहीं, ये सुनो, जब महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई के जनता को सब पता है, ये पब्लिक है, सब जानती है किसने लिया, किसने कहा माल चुका है, ये सब पब्लिक जानती है। और इसकी वजह से आने वाले चुनाव में ये तीनों पार्टी के लोग सरकार को लोग डब्बे में डाल देने वाले हैं। ये हमारी सूचना है। घर पर बैठकर जनता का पेट भरेगा? ये महाविकास आघाड़ी सरकार कहती है कि हम जनता के हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लॉकडाउन हटा दीजिए, घर पर बैठकर क्या जनता का पेट भरेगा? राज्य सरकार जिम्मेदारी लेगी। दुकानें चालू रखो, जनता के भले के लिए रेलवे चालू रखो, होटल 4 बजे के पहले होटल बंद रहते। मेरे को एक बताओ, जब रात को कोई काम करके आता है तो 8-9 बजे उसको खाना खाने के लिए होटल तो खुले चाहिए। ये 4 बजे होटल बंद करते हैं, तो बस चालू है लेकिन बस में बैठने का नहीं।
रिक्शा चालू है, रिक्शा में जाने का नहीं, ट्रेन चालू है, ट्रेन में बैठने का नहीं। बस पूरी भर के जाती है, बैठकर जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन लोग खड़े होकर भी सफर कर रहे हैं, वहाँ नहीं होता कोरोना। ये आंदोलन, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इनका स्टंट है। ये स्टंट नहीं चलने वाला है, लोगों को पता है। अरे आप सरकार में हो, आप आंदोलन कर रहे हो, आप निर्णय लेना चाहिए, आप लोगों को राहत देना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, सरकार को लगता है कि घर बैठकर जनता का पेट चल जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चलेगा, लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार लगता है इस गलतफहमी में बैठी हुई है कि इस तरीके से अगर जनता को परेशान किया जा रहा है तो फिर से इन्होंने 1500 रुपया देने की बात की थी। जनता भी जिस तरीके से ये सरकार जनता को ठेंगा दिखा रही है, इतनी मेरी बात याद रखिएगा कि बीएमसी चुनाव में जनता भी जरूर पलटवार करेगी, जनता भी उनको ठेंगा बताएगी। रिक्शा वाले को 1500 रुपया देने की बात की थी। कामगार आयुक्त से आप इंफॉर्मेशन ले लो कि कितने लोगों को इन्होंने 1500 रुपया बांटा है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला है। ये सब सरकार के तिजोरी मंत्रियों के खीसे में पैसे चले गए। हर चीज में छूट देने के लिए वैक्सीन का राग अलापा जाता है कि जिन लोगों ने 2 डोज की वैक्सीन ले ली है, वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी छूट देते वक्त। लेकिन क्या वैक्सीन उपलब्ध है टीकाकरण केंद्रों पर? वैक्सीन उपलब्ध नहीं है टीकाकरण केंद्रों पर, तो कहां से आएगा? हाँ, सिर्फ बीएमसी के टीकाकरण केंद्रों पर है, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में और नेता जो कैंप लगा रहे हैं, वहां जरूर वैक्सीन उपलब्ध है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन तुरंत लेनी चाहिए। जो कंपनी को लेने की अनुमति दी गई है, ये महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत वैक्सीन मंगानी चाहिए। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है। ये कांग्रेस बोलते हैं कि हम खुद लड़ेंगे, राष्ट्रवादी बोलते हैं हम खुद लड़ेंगे, शिवसेना बोलते हैं हम सब मिलके लड़ेंगे। ये लड़ने में ही सब लोग व्यस्त है और वसूली करने में व्यस्त है। लोगों का उनको कुछ पड़ी नहीं है, वैक्सीन का कुछ पड़ी नहीं है। रमेश गायकवाड़ जी, वैक्सीन का जो फेलियर नजर आ रहा है, आप बताइए, क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को वैक्सीन नहीं दे रही है, या फिर राज्य सरकार केंद्र की तरफ उंगली दिखाने के लिए ये सिर्फ वैक्सीन का खेल खेल रही है? अरे केंद्र सरकार ने वैक्सीन दी है, इसलिए महाराष्ट्र वैक्सीनेशन में 1 नंबर पे आया है और केंद्र सरकार उनको वैक्सीन दे रही है। लेकिन वैक्सीन देने के बाद में भी जितना कोरोना सेंटर मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में है, वो कोरोना सेंटर में इन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा किया है। वहाँ उनको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, नर्सेस नहीं मिल रहे हैं, वार्ड बॉय नहीं मिल रहे हैं। अभी राजेश टोपे जी का बयान आया है कि हम 1 महीने में 1000 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। तो मैं अभी किसी बोल रहा हूँ कि 1.5-2 साल से ये महाराष्ट्र सरकार क्या सो रही थी? उनको पता है कि दूसरी लाट आने वाली है, तीसरी लाट आने वाली है, तो नौकर भर्ती इन्होंने जो आरोग्य खाता में भर्ती करना चाहिए उन लोग ने। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी सरकारें सो रही हैं और एक दूसरे का सिर्फ सत्ता के पीछे पड़ी हुई है। रमेश गायकवाड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारसनाथ तिवारी जी और भरत सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। तो आज का डिबेट इसी मुद्दे पर था। मीटिंग हुई, लेकिन जनता के बारे में, जनता के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई भी फैसला नहीं लिया गया। ये बात मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस तरीके से सरकार अभी जनता के लिए लापरवाही दिखा रही है, जिस तरीके से जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं सर, उसमें जनता भी बताएगी, ये बात जरूर याद रखिएगा। और जिस तरीके से बार बार लॉकडाउन का राग अलापा जाता है, 4 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहती है, इसमें भी क्या बीएमसी अपना जेब गरम कर रही है? अवैध वसूली की जा रही है। इस वक्त भी गरीब जनता के पेट पर लात मारा जा रहा है। मास्क के लिए आप फाइन लेते हो, लेकिन जो नेता आंदोलन करते हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जा रही है? नहीं। सिर्फ कानून जनता के लिए है, कोरोना भी सिर्फ जनता के लिए है, कोरोना भी सिर्फ जनता के लिए है, नेताओं के लिए कोरोना नहीं है। अभी चुनाव आएंगे बीएमसी के, कोरोना चला जाएगा, लिख कर ले लीजिए मेरी ये बात। आप जरूर मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हाँ, आपने मेट्रो मुंबई के चैनल को फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करिए। और आज के डिबेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जनता के हित के बारे में राज्य सरकार नहीं सोच रही है? जरूर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल ठीक शाम 5 बजे हम आपके पास फिर लौटेंगे, फिर किसी जनता के हित के मुद्दे के साथ, ठीक 5 बजे आखिर क्यों के साथ। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। गरीबों पर अत्याचार क्यों? शहरों में बढ़ते अपराध क्यों?
घोटाले और भ्रष्टाचार क्यों? महिलाओं का शोषण क्यों? गरीबों की समस्याएं कब कैसे होगी दूर? इन सारे सवालों पर, इन सारे